सुबह-सुबह घरवालों के हाथों का गरम-गरम खाना मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है ना, तो बस आज भी वही हुआ। सुबह-सुबह गरमा-गरम खाना खाने बैठ गई, साथ में छाछ ले ली और हमारे घर में ना गर्मियों में छाछ-दही तो भई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर छाछ-दही नहीं हो ना तो यूँ लगता है कि कुछ खाया ही नहीं और खाना ही नहीं पचता बिना छाछ-दही के तो। जयदेव को जयदेव की बुआ जी ने खाना खिला दिया था तो जयदेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरे ऊपर थोड़ी-सी कम हो गई थी। जब तक मेरा खाना फिनिश नहीं हुआ ना तब तक जयदेव की सिर्फ बातें ही चलती रही। मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, मम्मी ऐसा करेंगे, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? ये सब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चलते रहते हैं और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बोल रहा है ये लड़का और इसकी बातों के कुछ सवालों के जवाब मैं ठीक से नहीं दे पा रही थी तो मैंने इसे कहा जयदेव पहले एक काम करो पंखा चला दो आप मेरे लिए। फिर इसे 1-2 काम और बता दिए और आज ना खाना खाते समय ना इसने सोफ़े के कवर के ऊपर छाछ गिरा दी थी। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा-सा तो डाँटा कि जयदेव ऐसे सोफ़े पर बैठकर कौन खाना खाता है बेटा? छाछ का गिलास तो स्पेशली कौन रखता है यहाँ पर? फिर इसने बोला मम्मा मुझे पता है आपका काम फैल गया, तो कोई बात नहीं मम्मा मैं आपकी मदद करा दूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। अब इसकी ये वाली बात सुन के तो भई अच्छे-अच्छे पिघल जाएँगे, मैं तो पिघल ही गई। फिर मैंने सोफ़े को हटाया, कवर निकाला और पूरे सोफ़े के नीचे की तरफ मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। वैसे हर 15-20 दिन में सोफ़े को हटाकर अच्छे तरीके से झाड़ू और पोछा लगाने से सोफ़े के पास गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन आज सोच ही रही थी कि सफाई करूँगी लेकिन मुझे क्या पता था इस तरीके का कुछ जयदेव छाछ गिरा देगा और फिर वो एक बहाना बन जाएगा सफाई का। तो आज भी वैसा ही हुआ फ्रिज को खिसकाकर मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली, पूरे सोफ़ों को हटाकर झाड़ू लगा दी। पहले मैं क्या करूँगी कि सोफ़ों के जहाँ पर मैंने हटाया है ना जितनी सी जगह में सोफ़े आएँगे, वहाँ-वहाँ पर मैं अच्छे से तरीके से झाड़ू और पोछा दोनों लगा दूँगी। फिर मैं इसको सेट करके फिर पूरे घर में झाड़ू-पोछा लगाऊँगी। तो इससे क्या है कि सोफ़ा का एरिया मुझे इस टाइम झाड़ू-पोछा लगाने के लिए वापस से झाड़ू-पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, सोफ़े-सोफ़े के एरिया पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मैनेज करती हूँ। पहले मैं यहाँ पर कालीन भी बिछाती थी लेकिन ना कालीन से थोड़ी गर्मापन ज़्यादा आता था। मतलब थोड़ी गर्मी लगती थी उस कालीन को देख-देख कर ही और हमारे घर में ना गर्मियों में बालूड़ी कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वज़ह से क्या है कालीन के ऊपर बालूड़ी कीड़ियाँ हो जाती थी तो वो काट जाती थी जगह-जगह। इसीलिए फिर मैंने वो कालीन हटा दी और इस तरीके से ही ज़्यादा बढ़िया लगता है सोफ़ा। और बच्चों के घर में ना कालीन को मतलब ये देख लो आप धोते ही रहो फिर वही बात हो जाती है। जयदेव क्या है कि अधिकतर कुछ चीज़ें उसके ऊपर गिरा देता था और मना करने के बावजूद भी सब लोग उसी के ऊपर बैठकर खाना खाते थे तो मैंने कालीन हटा ही दी और कालीन हटाने के बाद बल्कि ज़्यादा हल्का लग रहा है। आप खुद देख सकते हो जब चाहो जब इन सोफ़ों को हटा लो, झाड़ू पोछा लगा लो और बड़े तरीके से साफ-सफाई हो जाएगी। रोज़ाना तो मैं इस तरीके से साफ-सफाई बिल्कुल नहीं करती हूँ। फिर ये कवर हटाया था तो थोड़ा-सा वुडन एरिया था जहाँ पर सोफ़े पर वहाँ मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी और इस सेंटर टेबल को भी अच्छे से डस्टिंग करके साफ कर दिया। थोड़ी-सी छाछ ना जयदेव ने इसके ऊपर भी गिरा रखी थी। भई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसने खाना खाया था या खाना इस तरीके से टेबल को खिलाया था और सोफ़े के कवर को खिलाया था। वो तो सोफ़े का कवर थोड़ा-सा मोटा है इसीलिए सोफ़ा गंदा नहीं हुआ। पूरा जो छाछ थी वो सोफ़े के कवर ने ही सोंख ली। और कॉर्नर्स में हम इसको सोफ़े को अंदर की तरफ से सोफ़े के कवर को गोटते हैं ना, तो वो पूरा जो गोटा हुआ सोफ़े का बहुत सारा कवर था ना, उसी ने छाछ को सोंख लिया। तो इससे क्या है सोफ़ा बच गया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, "दीदी ये सोफ़ा कवर आप रेडीमेड लेकर आए थे?" तो क्या तो मैं बता देती हूँ, ये मैंने एक शॉप से सिलवाया था कपड़ा लेकर अलग से। जो सिलाई करने वाले भैया थे ना, वो भी घर पर आकर सिलाई करके और फिर सोफ़े की नाप लेकर फिर सिलाई करके गए थे। तो इस तरीके से मैंने ये सोफ़े का कवर बनवाया था। फिर मैं किचन में आ गई, किचन की साफ-सफाई करी। वैसे आज किचन ज़्यादा गंदी थी नहीं क्योंकि नंदन ने सुबह-सुबह एक बार कपड़ा मार दिया था। फिर भी मैंने एक बार अच्छे से साफ करके सब चीज़ों को व्यवस्थित करके बर्तन मांजे और उसके बाद में पूरे घर में झाड़ू लगाई। सास वाला रूम मेरी नंद ने साफ कर ही दिया था क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वो साफ-सफाई कर रहे थे उस रूम में। तो फिर मैंने इस बार इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करी वरना मैं ही कर देती हूँ। और मेरे वाले कमरे की मैंने डीप क्लीनिंग अभी कल ही करी है और आज हॉल की भी हो गई। तो इस तरीके से ना साफ-सफाई अच्छे से रहती है घर में अगर फ्रिज वगैरह को खिसकाकर हर 15-20 दिन में एक बार साफ कर लेते हैं ना, तो गंदगी होती नहीं है। बाकी झाड़ू रोज़ाना अच्छे से लग जाती है पूरे घर में। तो इस तरीके से सारा कचरा एक साथ यहाँ पर इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद सीढ़ियों में और ऊपर वाले रूम से लेकर नीचे वाले फ्लोर तक झाड़ू लगाने के बाद में और मैं क्या करती हूँ फ्लोर वाइज़ कचरा एक जगह इकट्ठा करती हूँ, बार-बार कचरा एक जगह होते ही उनको एक साथ डस्टबिन में नहीं भरती हूँ। एक फ्लोर का एक जगह कचरा इकट्ठा करती हूँ, पूरी सीढ़ियों का एक जगह इकट्ठा करती हूँ, रूम का एक जगह करती हूँ और नीचे वाले फ्लोर का अलग करती हूँ। इस तरीके से ही मैनेज करती हूँ। फिर पूरे घर में पोछा लगाने के बाद में मैंने बालकनी धोई और झाड़ू-पोछे में बहुत समय लग जाता है क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप फ्लैट में रहते होगे? तो मैं बता देती हूँ जी बिल्कुल नहीं, हम घर में ही रहते हैं, फ्लैट में नहीं रहते हैं। और फिर मैंने जयदेव को नहलाकर तैयार किया
क्योंकि ना बच्चों को नहलाना भी एक अलग ही लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, सही बताऊँ तो। अगर बच्चों को नहला देते हैं, खुद नहा लेते हैं तो बहुत सारा काम कम हो जाता है। वो कहते हैं ना, इंसान सारे काम करके पछता सकता है लेकिन नहाकर कभी इंसान पछताता नहीं है, अच्छा ही महसूस करता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जयदेव को खूब सारा लाड लडाया और जयदेव ने आप सभी को भी प्रणाम किया है। आप सभी का आशीर्वाद, जयदेव को आप सभी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और फिर बैठकर मैंने पिया पानी। ये मटकी नीचे रखने का रीज़न यही है भई कि यहाँ पर बैठकर आराम से पानी पी सको और सुकून से, अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई गौरी के पास में और ये देखो, आज चुन्नी लेकर आई ना तो गौरी देखो बड़े तरीके से झाड़ू से ये जो झाड़ा लगा देती है बढ़िया तरीके से अपनी पूँछ से है, इस तरीके से मारती है ये। तो ये सब मैनेज करते हुए मैंने ये सब दूध निकाला। और आप सोच रहे होंगे मैंने बाल्टी में हाथ डाल के थनों पे वापस क्यों लगाया। तो जब दूध निकालते हैं तो थन थोड़े सूख जाते हैं, तो उन पे दूध को ही थोड़ा सा दूध लेते हैं हाथ पे और उससे थनों को वापस गीला करते हैं और फिर आराम से दूध निकाल पाते हैं। तो ये ट्रिक ना मैं ही नहीं, हर दूध निकालने वाला ही ऐसे ही करता है। फिर मैं गौरी के पास थोड़ी देर के लिए बैठी और गौरी को देखो कितनी शांत हो गई है। मैं उसको बोल रही हूँ, भाई इधर खिसक जा, इधर खिसक जा, खिसक ही नहीं रही थी। फिर इसके सींगों को पकड़ के मैंने इसको इधर खिसकाया और अब देखो कितना सुकून से ये खड़ी है। मतलब मैं इसी के पास ही बैठ गई। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है गौरी के पास समय बिताकर, और मैं अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत समय गौरी के साथ ज़रूर बिताती हूँ। अब बहुत सारे कमेंट्स ये आएँगे कि भई इतनी सूगली है, गोबर के पास बैठ गई। भई अब आपको इसका महत्व पता नहीं है ना, तो आप आराम से बोल दोगे ये चीज़ें। लेकिन मेरे को तो सब चीज़ों का महत्व पता है। मुझे तो मेरी लाइफ़स्टाइल पर गर्व है, बल्कि कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, जानवरों से प्रेम करती हूँ। मुझे पर्सनली मेरी लाइफ़स्टाइल पर बहुत गर्व है। और ये देखो गौरी को मैंने इसकी चढ़ाई करी, फिर इसके पास बैठ गई तो ये खुद इशारा करेगी मुझे कि मेरे को वापस से चढ़ाई करो। ये देखो इस तरीके से। अभी देखना, मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरे पास बैठ जाओ यहाँ पर, मेरे पैरों पर अपना सर रख लो, लेकिन इसको रखने का मन ही नहीं है। इसका मन है कि मैं इस तरीके से खड़ी रहूँ बस। और मैं तो चाहती थी गौरी बैठ ही जाए, तो मैं तो गौरी के पास आराम से बैठ गई। फिर ये गोबर का गमला ना टच हो रहा था बार बार, तो उसको साइड में किया और फिर खुलकर बैठी। और गोबर के पास क्या, थोड़ी मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी पास में, तो इस वजह से इसको दूर किया। और यहाँ पर बैठने के बाद अब देखो आप खुद ही गौरी को, मैंने पहले गौरी की चढ़ाई करी और फिर देखो खुद अपने आप से अपना मुँह ला रही है मेरे मेरे पैरों के ऊपर, और इसको बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखो अब मैं रुक गई ना, अभी वापस से लाएगी, ये देखो इस तरीके से है। ये ना एक जानवर का ना इंसान के प्रति ना प्रेम होता है, जो कि शायद बहुत सारे जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना वो कभी नहीं समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये प्यारा सा बछड़ा है, जिसके साथ भी मैंने थोड़ा सा समय बिताया। भाई ये भी बड़ा प्यारा है, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं होता भाई मुझसे। इसको मतलब होता है मुझे दूध पिला दो, मुझे चारा डाल दो, मुझे ये कर दो। बस थोड़ा सा मतलब ही है ये, थोड़ा सा। फिर लेकिन क्यूट बहुत है। फिर उसके बाद अच्छे से हाथ मुंह धोई और कपड़ों को झाड़ने के बाद में मैं ऊपर आ गई। और कपड़े इसलिए झाड़ती हूँ क्योंकि गौरी के बाल बहुत झड़ते हैं बछड़े के, तो सब कपड़ों पे लग जाते हैं। तो अच्छे से झाड़ कर फिर किचन में काम भी करना होता है, तो इस तरीके से झटकार लेते हैं कपड़ों को, और उसके बाद में इनको हम हाथ मुँह धोकर ऊपर आ जाते हैं। बस यही करती हूँ मैं तो हमेशा। और फिर ऊपर आने के बाद में ना मैंने प्याज और आलू लिए। आज कुछ मन हो रहा था कुछ स्नैक्स के रूप में कुछ चीज़ खाया बनाकर, तो मैंने आलू और प्याज को इस तरीके से छिल लिया, उनको धो लिया और धोने के बाद में उनको स्लाइसेस में कट कर लिया, क्योंकि आज बनेंगे आलू प्याज के स्लाइसेस वाले पकोड़े और लच्छेदार प्याज के पकोड़े। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर शाम को कुछ चटपटा खाने का कभी मन हो ना, बारिश का मौसम हो जाए, तो इस तरीके से पकोड़े बनाकर ज़रूर खाना। मैंने प्याज धो लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्याज, 2 आलू लिए हैं और 1 आलू और छील लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा ही छिल गया था सही बताऊँ तो, वो मैंने यूज़ ही नहीं किया और अच्छा हुआ नहीं बनाया मैंने, नहीं तो ज़्यादा पकोड़े बन जाते हैं। फिर वो आलू को सब्ज़ी में काम में ले लेंगे शाम को। और इस तरीके से ना मुझे कमेंट करके बताना कौन-कौन अपने गीले हाथ कुर्ते के पोंछ लेता है। भई मैं पोंछ लेती हूँ, मेरी आदत है। मैंने आज तक सुना था कि एक औरत की दुश्मन होती है। मतलब एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, और सही बता रही हूँ। व्लॉग्स बनाने के बाद में ये चीज़ मैंने देख भी ली लाइव, बिल्कुल लाइव। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बल्कि एक औरत को तो दूसरी औरत को एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसे गिराने में लगी रहती है। ख़ैर जो लोग ये चाहते हैं ना भई मैं गिर जाऊँ, तो वो अपने सपने को सपना ही समझ के रखे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से आलू की ना इस तरीके से पतली-पतली स्लाइसेस कट कर लीजिएगा हाथ से। अगर आपके पास में आलू की चिप्स बनाने वाला हो तो उससे भी आप स्लाइसेस निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास वो नहीं था,
तो मैंने इस तरीके से सिर्फ आलू की स्लाइसेस ही कट करी है हाथ से ही। फिर मैंने छलनी से छान लिया बेसन, बारीक वाला ही बेसन मैंने यूज़ लिया है यहाँ पर, लेकिन लम्स ना पड़े इसके लिए छान ही लेना ज़्यादा सही रहता है। तो आटे की छलनी में ही मैंने बेसन छान लिया था, भगोनी में छाना तो इस तरीके से थोड़ा-सा बाहर भी गिर गया। फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, एकदम सिंपल वे में बनाएँगे, थोड़ी-सी हींग डाली है और स्वादानुसार नमक इसमें ऐड किया है। और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से मिलाते जाएँगे और इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला घोल, बिल्कुल मीडियम लेवल का घोल बनाकर तैयार करना है। हल्का पतला रख सकते हैं लेकिन गाढ़ा बिल्कुल नहीं। इतना पतला रखना है कि जब हम इसमें आलू की स्लाइस डुबोए ना तो वो आराम से कोटिंग आराम से हो जाए और मोटी कोटिंग भी नहीं हो और बारीक बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि सिर्फ़ आलू जाके तल गया तेल के अंदर। थोड़ी-सी बेसन की कोटिंग इसकी चिपक जाए, इतना गाढ़ा पतला घोल को रखना है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया और मैं ये सब मूँगफली के तेल में बनाने वाली हूँ क्योंकि मूँगफली का तेल घर का ही निकाला हुआ है। इस तरीके से मैंने ये घोल बनाकर तैयार कर लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया। जयदेव की डिमांड थी कि मम्मी मुझे ऊपर पट्टी पे बिठाओ और जयदेव ने अपने बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फैला रखा था। जयदेव को आप देख सकते हो कैसे खड़ा हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा-सा डाँट दूँगी, जयदेव आप बिल्कुल खड़े नहीं होने वाले स्लैब पर। और इसका मुँह देखो भई, मैं तो अभी देख रही हूँ इसके एक्सप्रेशंस, कितना मतलब एक्साइटेड रहता है ये लड़का। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जयदेव के बाल कटवा लो, तो मैं बता देती हूँ जयदेव के बाल हम कटवाएँगे अभी कुछ दिनों बाद में। एक्चुअली समय का अभाव होने की वजह से मैं जयदेव के बाल कटवा नहीं पा रही हूँ। शाम को जब समय मिलता है तो वही है कि शाम को बच्चे को नहलाएँगे थोड़ी ना, इसीलिए मैं जयदेव के बाल नहीं कटवा पा रही। लेकिन मुझे लगता है कि समय के अभाव की वजह से मुझे शाम को ही बाल कटवाने पड़ेंगे। अमन जी तो कह रहे थे कि इसके बाल कटवा लाते हैं और नहा लेगा आते ही, 10 मिनट में नहलाकर कपड़े बदल देना, कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, देखते हैं अगर समय नहीं मिला तो शाम को ही नहलाना पड़ेगा फिर जयदेव को। तो इस तरीके से इसके बाल कटेंगे अदरवाइज़, और बाल ना हम लोग सिर्फ़ बुधवार और शुक्रवार को ही कटवाना सही समझती हूँ मैं तो, लेकिन अमन जी स्पेशली, और मैं तो फिर भी संडे को और मंगलवार और शनिवार को छोड़कर हर किसी, और गुरुवार को, ये 3 वारों को छोड़ने के बाद में मैं हर कोई से भी वार को बाल कटवाना सही समझती हूँ। तो जयदेव के बाल मैं अधिकतर इन 3 वार को छोड़ के कटवा लेती हूँ, लेकिन अमन जी कहते हैं कि बुधवार और शुक्रवार को ही बाल कटवाना चाहिए। तो चलिए, एक पाया तो अपना पकौड़ियों का बनकर तैयार हो गया है और एकदम क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई है। एकदम पतली-पतली स्लाइसेस है, डिप कर के इस तरीके से देखो बेसन में मैंने इनकी पकौड़ियाँ निकाली है। और ये पकौड़ियाँ ना इस तरीके से बनते-बनते ना फूली भी है अच्छे से। इतनी टेस्टी लगती है ना ये वाली पकौड़ियाँ, आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये वाली पकौड़ियाँ। बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे ये अच्छी लगती है। और इस तरीके से ये देखो मैं कुछ टुकड़े निकाल रही हूँ, जो पकौड़ियाँ निकालते टाइम पे बारीक-बारीक बेसन गिर जाता है ना, वो जल्दी पक जाता है, तो वो निकाल रही हूँ। उसके बाद में देखो पकौड़ियों को चम्मच से पलट रही हूँ, क्योंकि झर मेरे पास में बड़ी वाली है और इस झर से सभी को आराम से पलटना मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा, तो मैंने बड़ी वाली झर यहाँ पर ली है, साथ के साथ चम्मच से मैं इन पकौड़ियों को पलट-पलट के सेक रही हूँ। और ये देखो बिल्कुल फूली-फूली पकौड़ियाँ बनी हैं एकदम बढ़िया। तो पकौड़ियों का एक-एक पाया कर के पूरा निकाल दूँगी। ज़्यादा बेसन मैंने नहीं बनाया था घोल, क्योंकि ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं बनानी थी अपन को, इसीलिए। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शायद व्लॉग स्टार्ट करने के बाद में आज पकौड़े बनाए होंगे। बहुत कम हम लोग ये पकौड़े वगैरह बनाते हैं और ये वाले पकौड़े तो मैंने आपके सामने पहली बार ही बनाए हैं। अच्छे लगते हैं इस तरीके के पकौड़े। कई बार मन हो जाता है शाम के टाइम छोटी-मोटी भूख को मिटाने के लिए इस तरीके के पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और इस बार ना मैं पूरे पोए में ना सारे पकौड़े इस तरीके से भर दूँगी, और ये पकौड़े इतने टेस्टी इसलिए लगते हैं क्योंकि आलू की पतली सी स्लाइस होती है, साथ में बेसन की हल्की बहुत कोटिंग होती है जो कि फूल भी जाती है और फिर वो और क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। वो इस तरीके से क्रिस्पी बनाने के बाद ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर प्याज के पकौड़े बनाने के बाद में इस तरीके से पकौड़े बनाए मैंने, सारे प्याज को मिला लिया, इनके लच्छे टूट गए थे, लच्छेदार लच्छेदार प्याज बन गए थे स्लाइसेस टूट कर। तो उन सबको बेसन में घोट के अच्छे तरीके से, जो भी बेसन बचा था ना भगोनी के अंदर, उस समय मिलाकर तेल में तलने के लिए इस तरीके से छोड़ दिया और फिर भगोनी को रख दिया भिगोकर। और ये देखो एकदम क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, जो कि जयदेव को भी बहुत पसंद आए हैं। आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हो, इसमें मिर्ची भी नहीं डाली है। अगर आपको सिंपल वाले बनाने हो तो इस तरीके से बना सकते हो, उसको दही के साथ चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन हमने ऐसे ही खाए हैं क्योंकि हरा धनिया था नहीं तो चटनी नहीं बनाई मैंने। फिर उसके बाद में इस तरीके से प्याज के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए। जो पकोड़े इस जार में नहीं आ रहे थे ना, उनको चम्मच से मैंने इसमें ऐड कर लिया और तेल को अच्छे से झाड़ने के बाद में इस तरीके से मैंने ये प्याज के पकोड़े भी इन आलू के पकोड़ों के पास में निकाल के प्लेट में रख लिया। और जो एक्स्ट्रा जो क्रंच होता है ना, जो कि बेसन के टपके गिर जाते हैं, उनको भी अलग निकाल दिया। फिर गैस बंद करने के बाद आप देख सकते हो कितने लच्छेदार पकोड़े बने हैं। बेसन की कोटिंग कम है इसके अंदर, प्याज ज़्यादा है, तो टेस्टी बहुत लगते हैं, एकदम क्रिस्पी बने थे ये वाले पकोड़े भी। फिर जो किचन में फैले हुए बर्तन थे वो मांजे, फिर मेरी नंदन ने खाना बनाया,
तो उससे पहले मैंने ये तेल वाली कढ़ाई को तेल में खाली किया और माँज दिया। शाम को लाइट चली गई थी, तो खाना हमने ऐसे ही बनाया अंधेरे में ही। उसके बाद में यहाँ पर बर्तन सारे साफ करने के बाद में मैंने कुछ कपड़े भी धोकर कपड़े सुखाए। कपड़े तो धो दिए थे लेकिन उनको सुखाया नहीं था, तो उनको सुखाने लग गई शाम को। और जयदेव ने मेरी पूरी मदद करी, एक-एक कपड़ा मुझे ला-ला कर दे रहा था। और आज कपड़े इस तरीके से ज़्यादा हो गए थे, एक्चुअली ज़्यादा तो क्या, कवर ज़्यादा हो गया था आज सोफ़े का। और धीरे-धीरे ना बच्चों की वज़ह से अधिकतर सफाइयाँ हो ही जाती है घर में। आप लोग कमेंट करके बताना आपके साथ भी होता है ऐसा? और आज खाना बनाने के बीच में लाइटें आई, खाना बनाते समय लाइटें चली गई थी। और जब लाइटें आई तो हम सबने खाना खाया और मैंने दूध लिया, अमन जी और मेरे लिए खाना परोसा और साथ में लिया कैरी का अचार। आज हमारे घर में सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो हमने हमारी जो सब्ज़ी बनाने की प्लानिंग थी वो कैंसल कर दी थी। तो नंदन ने रोटियाँ सेंकी, किचन की स्लैब साफ करी, बर्तन मैंने मांजे। इस तरीके से हम दोनों बहनों ने मिल बाँट कर काम कर लिया। और फिर इस तरीके से ये हमने खाना परोसा, अचार और रोटी और साथ में गरमा-गरम देसी दूध, घर का दूध है। मैंने रोटी और दूध चूर कर खाई और थोड़ा-सा अचार के साथ भी खाया है और प्याला भर के अच्छा दूध पी लिया। तो आज का खाना कुछ इस तरीके से हुआ। चाँद की रोशनी में भगवान को धन्यवाद देकर खाना खाया और इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ बैठकर, बहुत सुकून मिल रहा था। और सही बता रही हूँ, जिनको खाना नहीं मिलता ना उनसे जाकर पूछो। बहुत सारी महिलाएँ कहती तुम कितने गँवार हो, अचार रोटी भी कोई खाने की होती है क्या? दूध भी, रोटी भी कोई खाने का होता है? तो भई मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जिनको नहीं मिलता ना एक बार उनसे जाके पूछो कि क्या होता है इनका भी महत्व है। तो मैं तो यही कहूँगी भई अन्न महाराज का अपमान मत करो, उनकी कद्र करो। चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक आप सभी अपना और अपने घरवालों का ध्यान रखिएगा और एक अच्छी-सी पॉज़िटिविटी के साथ में अपनी फैमिली की टेक केयर कीजिएगा। और हाँ, बाय-बाय। अब कितना और हाँ बोलूँगी। बाय-बाय, टाटा।